मुख्य मुद्दा था इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब तक एक्सक्यूज दे दिए बैंक वालों ने, हमारा डबल फाइनेंशियल इंप्रेशन है, डिपोजिट में कमी आई है, क्रेडिट उसके डिमांड और ग्रोथ में कमी आ रही है, तो इन सबके चलते हम अपना ब्याज दर कम नहीं कर सकते, हमने प्रॉफिट मार्जिन बरकरार रखना है वगैरह। अब वो एक और कारण लेके आए, पोस्ट ऑफिस जिम्मेदार है हमारी सारी जो भी नुकसान है उसके लिए। पोस्ट ऑफिस, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। मतलब आप देखिए कि ये मुद्दा कितना बड़ा और उसमें कितने सारे फैक्टर हैं। क्रिटिसाइज करना हो तो अपनी गाड़ी बंदी ना हो, फिर भी हिंदू वाले इसे कोई भी अटेंशन दे नहीं रहे। मे भी अगर अरुंधति मैडम इधर बोलती कि आरएसएस जिम्मेदार है तो समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस, किसान विकास पत्र, एनएससी, ये सब कैसे जिम्मेदार हैं इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में। स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैव हिंडर्ड द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें जनता पैसा डालेगी डिपॉजिट में, लेटर से कि एफडी में 7.3% आपको दिया जा रहा है और वो पैसा बैंक घुमाएगी लोन में। अब मान लीजिए कि वो बेस रेट है 9.3%, ठीक, तो बैंक का मार्जिन कितना हुआ? 9.3 माइनस 7.3 कितना होगा? 2% मार्जिन से चल रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते प्रॉफिट मार्जिन इज 2%, क्योंकि लाइट बिल, फोन बिल, स्टाफ का सैलरी, ऑफिस का भाड़ा, वो सब करोगे तो इससे तो कम ही आएगा। बट लेट अस अभी के लिए कि हाँ, डिपॉजिट में जो आपने पैसा दिया उस पर आपको 7% एंड समथिंग लाइक दैट, और जो वही पैसा हम लोन में घुमाएंगे तो 9.3%। ये मार्जिन मेंटेन होना चाहिए, कुछ भी करो। अभी आरबीआई वो डिफ्लेशन से लड़ने के लिए या फिर की डिमांड को बूस्ट करने के लिए अपना रेपो रेट धीरे धीरे कम कर रही है। ओके, और इसके अनुपात में अगर हम अपेक्षा रखें कि एसबीआई वाले अपना ये जो लैंडिंग बेस रेट है वो भी कम कर दे, 9.3 से कम करके 8.3 कर दे, तो साथ साथ ये भी अपेक्षित है कि वो अपना डिपॉजिट रेट भी कम करे। वाई? क्योंकि उन्होंने मार्जिन मेंटेन रखना है, राइट, अदरवाइज उनको नुकसान हो जाएगा। तो भाई इधर रेपो रेट चाहे जो भी करे, वो जितना ये कम करेंगे, लोन में इंटरेस्ट रेट कम किया तो सामने डिपॉजिट में भी बैंक ने इंटरेस्ट रेट आपको जो देना है वो कम करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन एसबीआई ऐसा जोखिम नहीं ले सकती, क्योंकि अगर उन्होंने ये 7% के आसपास तक तो पहुंच ही गए, अब उससे कम करके 6% कर देंगे फिक्स डिपॉजिट, तो फिर जनता बेवकूफ नहीं है, वो सारी चली जाएगी पोस्ट ऑफिस में। कहा? क्योंकि वहां पर एफडी 8.4% रिटर्न मिलता है, किसान विकास पत्र अराउंड 8.7%, राइट। तो मूल बात क्या है, ये स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर क्योंकि रिटर्न ज्यादा है तो जनता पैसा यहां से उधर शिफ्ट कर जाएगी। और आप ये भी याद रखो, एसबीआई या कोई भी कमर्शियल बैंक वो आरबीआई से रेपो रेट में उधारी में पैसा लेके अपनी दुकान नहीं चल रहा है। उसका मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल क्या है? जनता की डिपॉजिट। और हमने पहले ये भी देखा कि आजकल वो डिपॉजिट ग्रोथ में भी कमी आ रही है, ऋतिक रोशन शाहरुख खान वाला केस। तो अब ऐसे केस में अब ऐसा कोई जोखिम एसबीआई उठा नहीं सकती कि कुछ हम इधर कटौती करें। अब क्योंकि यहाँ कटौती नहीं कर सकते तो स्वाभाविक हो लोन में जो ब्याज में घुमाना है उधर भी कटौती नहीं करेंगे, बिकॉज दे वांट टू मेंटेन द सेम मार्जिन, ठीक। तो सर्वे से हम सवाल बनाते हैं, अजर्शन रीजनिंग। अजर्शन इज स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैव हिंडर्ड द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन द रिसेंट ईयर। बचत योजनाओं के चलते मौद्रिक नीति का अपूर्ण संचार हो रहा है। सही है क्या? सही है। रीजन, द रिटर्न ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम हैज बीन हायर देन बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट में जितना ब्याज मिलता है उससे वहां ज्यादा मिलता है। सही है क्या? इज इट एक्सप्लेनिंग ए? यस। तो मतलब बोथ राइट एंड आर एक्सप्लेन्स ए, जवाब हो गया। अब भाई का माथा ठनका, एक तरफ तो फ्रेमवर्क में मेरी साइन ले लिया कि 3 क्वार्टर तक मुझे 2 से 6% के बीच मेंटेन करना है, राइट। और मैं पूरी कोशिश भी ईमानदारी से करता हूं, लेकिन ये बैंक वाले कुछ कर नहीं रहे। और इसके लिए भी जिम्मेदार क्या है? सरकार की स्मॉल सेविंग स्कीम। तो अब कि अगर मैं मान लो कि 3 क्वार्टर तक इन्फ्लेशन को टारगेट नहीं कर पाए 2 से 6% में, तो मुझे एक जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, सरकार को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों मैं फेल हो गया, राइट। तो अब जाके मैं आपको ब्लेम कर दूंगा कि आपकी सारी स्मॉल सेविंग स्कीम यहाँ पर जिम्मेदार है। तो सरकार ने माना नहीं ऐसा मत करो, विपक्ष वाले माने में करने। तो 2016 और उसके अप्रैल में सभी ऐसी स्मॉल सेविंग स्कीम में सरकार ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड 8.7 था, कम करके हो गया 8.1। ईपीएफ में उनका ट्रस्टी बोर्ड ने बोला 8.8, वो 8.7 करा दिया। किसान विकास पत्र में जो 8.7 चल रहा था उसका मिरर 7.8। अब देखिए आप ये धीरे धीरे आ रहा है एसबीआई के फिक्स डिपॉजिट के आसपास, ताकि कंपटीशन स्मॉल सेविंग वालों का उनके साथ ना रहे।
सुकन्या समृद्धि 9% चला था, वो 8 पे लेके आए। सीनियर सिटीजन, एनएससी, पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट सभी जगह जी, और पोस्ट ऑफिस की वो टर्म डिपॉजिट एआरडी वगैरह में देखिए एसबीआई के करीब करीब वो आने की कोशिश की है उन्होंने। इससे क्या हो, बेटर ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की, अब बैंक वालों को भी उतना जोखिम ना लगे और वो आराम से अपना डिपॉजिट रेट भी कम करे, बेस रेट भी कम करे, मार्जिन उतना ही रहे और पूरा पूरा अच्छा काम हो। अब इससे सरकार को क्या फायदा, एक तीर और कई शिकार। पहला कि फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई को मदद मिलेगी और इन्फ्लेशन उस रेंज में टारगेट हो गया तो ग्रोथ अपना बढ़ता जाए और सारी बात। फिजिकल डेफिसिट इज ऑल्सो कंट्रोल, क्यों? अब क्योंकि ये जनता को कम ब्याज में पैसा देना है तो उतना हमारे ऊपर सरकारी खजाने पे भार कम होगा। और ऐसा भी नहीं कि जनता का नुकसान करा दिया। आप देखिए 9%, 10%, 12% कितना आपको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, दैट अलोन इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपने देखना पड़ेगा कि रियल इंटरेस्ट रेट मुझे कितना मिल रहा है। तो क्योंकि महंगाई काबू में आई तो रियल इंटरेस्ट रेट तो अभी ये सब पॉजिटिव में ही दिखेगा कि आपका पैसा क्वांटिटी में भी बढ़ेगा और आपका परचेजिंग पावर भी बढ़ने वाला है, तो किसी का हमने नुकसान नहीं किया। आगे बात, ये जो प्रोविड ईपीएफ है वहां पर कम करने का एक दूसरा भी कारण है, उतना उनके बैलेंस में ढेर सारा पैसा नहीं है कि वो 8.8% पे सस्टेन कर पाए। और इसी के चलते डिस्पाइट द फैक्ट कि ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी वाले बोले ऐसा क्यों कर रहे हो, यूनियन वाले धमकी दे कि हम वापस आंदोलन करेंगे, फिर भी सरकार ने हिम्मत करके ईपीएफ वाला रेट कम करा दिया है। और दूसरी बात कि हम ये सभी रेट्स हर क्वार्टर में अपडेट करेंगे, हर एक क्वार्टर मतलब 3-3 महीनों पर इसको वापस रिव्यू करेंगे और वापस बढ़ाएंगे, कम करेंगे जो हमें लगे। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्मॉल सेविंग स्कीम के अपडेट करेगी 3-3 महीनों पे, और राजन भाई मॉनेटरी पॉलिसी क्या करते हैं, बाय मंथली 2-2 महीने पे रिव्यू करते हैं। तो अब क्या होगा, उनके बीच ज्यादा साइनर्जी रहेगी और उसके चलते अच्छी पॉलिसी बनती जाएगी और अपना इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता जाएगा। मतलब सरकार भी खुश, भाई भी खुश, खूब मिलेंगे यार, जब खूब मिलेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो यार आप में। और बैग बाय पर क्लब सोडा, किंगफिशर नहीं ले सकते क्योंकि माल्या धोखा दिया है। तो सर्वे वॉल्यूम 2 में ऑब्जर्वेशन देता है, वो ऑब्जर्वेशन मैंने आपको पढ़ा दिया। क्या ऑब्जर्वेशन? डिपॉजिट ग्रोथ में कमी आई है, क्यों? शाहरुख खान, ऋतिक रोशन। क्रेडिट डिमांड में भी कमी आई है, वो लोन पोस्टपोनमेंट हो रहा है, राइट। ऑटोमोबाइल सेक्टर हमने समझ लिया। फ्यूचर सजेशन के नाम पे बहुत सारी बातें सर्वे ने बोली जिसमें से कुछ बजट में मानी गई, मतलब बजट में सीधा तो नहीं माना बट सरकार ने माने। सर्वे ने ये बोला कि हाई रिटर्न ऑन स्मॉल सेविंग इज लीडिंग टू इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो सरकार ने ये बात मान ली, सही है। और लघु बचत योजनाओं में जो ब्याज दर था उसे धीरे धीरे उन्होंने कम करना शुरू किया है। ठीक, वापस आते हैं कि भाई इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, डिफ्लेशन से लड़ने के लिए राजन भाई तो अपना रेपो रेट, पॉलिसी रेट, बेंचमार्क रेट धीरे धीरे कम कर रहे हैं। सरकार ने भी उनकी मदद करने के लिए अपना जो भी लघु बचत योजना है वहां धीरे धीरे ब्याज दर कम करने लगे। अब सवाल कि हम भी हो गए, आप भी हो गए, और फिर भी अगर बैंक अपना लोन के दर ना कम करे तो क्या करोगे? फिर राजन भाई का माथा ठनकेगा कि फिर उनको मैं एमसीएलआर का डोज दूंगा। एमसीएलआर क्या है? पहले तो साल की मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा? आरबीआई बनेगी, लेकिन बैंक अपना लोन का ब्याज दर कितना रखेगी वो कौन तय करेगा और कैसे? टाइमलाइन कुछ इस तरह है। लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर आज 70-80, वहां सभी बैंक नेशनलाइज थी, सरकार और आरबीआई उन दोनों का वहां पर दखल रहता था कि सरकार बोलेगी नहीं किसानों को तो तुम 2% में दो, अगर भैंस खरीदने तो इतने टके में, सो ऑन एंड सो ऑन, वॉट एवर, वोट बैंक पॉलिटिक्स, राइट। तो वहां बहुत दखल था। फिर नरसिम्हन 1991 में उसने कमिटी और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स ने उसने बोला कि ऐसा नहीं, डीरेगुलेट करो, बैंकों को खुद से छूट होनी चाहिए, वो अपने बिजनेस प्रोजेक्शन के हिसाब से तय करे लोन में कितना पैसा, उसका क्या रेट होना चाहिए। सो अगेन भारत रत्न पर नरसिम्हन, क्योंकि वो भी देश के लिए खेल के गया, वरना आपको बहुत महंगे में पड़ती। एसएलआर भी ज्यादा था, सरकार का इंटरफेरेंस भी ज्यादा था, तो फिर अगर आपने गाड़ी खरीदनी होती तो 36% ब्याज दर हो सकता। एनीवेज, तो फिर डीरेगुलेट करके जो सिस्टम लाए उसको बोलते थे बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, बीपीएलआर। उसमें फिर और सुधार किया और 2010 में लेके आए सिस्टम बेस रेट। वहां पर भी बेस रेट है वो सिस्टम, फिर भी भाई की मॉनेटरी पॉलिसी नीचे ट्रांसमिट नहीं हो पा रहे। हमने देखा कि उतनी तीव्रता से बैंक वाले अपने बेस रेट कम नहीं कर रहे, तो फिर उनको डेज देने के लिए ये एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट, इन अदर वर्ड्स
आग पानी और बाई से खेलने की सजा कि अब तो जब मार के उनको करना ही पड़ेगा। आगे स्लाइड में हम देखें। पहले ये समझ ले बेस रेट क्या था। बेस रेट के अंदर लेट अस से एसबीआई वो खुद से तय करेगी कि हमारा बेस रेट कितना होगा। मान लो उन्होंने कर दिया कि 10%, तो एसबीआई की सभी लोन उसके साथ लिंकअप हो जाएंगी स्प्रेड के साथ। मान लो एसबीआई ये बोले कि कार लोन पे हमारा स्प्रेड रहेगा 0.75%, तो इसका मतलब बेस रेट प्लस स्प्रेड, तो कार लोन कितने में पड़ेगी आपको 10% प्लस 10.75%। जैसे टू व्हीलर, एजुकेशन, होम लोन, तो अगर इतने लाख से ज्यादा है तो इतना, वरना इतना। महिला अगर वो लोन लेगी तो उस पर कम स्प्रेड रखेंगे, सो ऑन। तो ये हो गया बेस रेट। और अब आरबीआई ने इनको फोर्स किया कि एमसीएलआर होना चाहिए। तो फर्क देख, सबसे पहले बेस रेट क्या, वहां फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि बैंक अपना पहले निकाले कि मैं जो ये लोन में पैसा घुमाने वाला हूं वो मेरा रॉ मटेरियल उसका क्या खर्च है, मेरे को रॉ मटेरियल कितने में पड़ेगा। एक तो उन्होंने फॉलो करना पड़ेगा डिपॉजिट इंटरेस्ट, राइट, कि करंट अकाउंट में 0% में मिला, सेविंग अकाउंट 4%, फिक्स डिपॉजिट 7%, तो ये सब मेरा क्या हुआ, रॉ मटेरियल लेने का खर्चा। सो डिपॉजिट इंटरेस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ फंड, ये एक नंबर आप जोड़ दो। फिर कैश रिजर्व रेशियो वाला कॉस्ट भी ऐड करना पड़ेगा, क्यों, उस पर कोई रिटर्न तो मिल नहीं रहा है, फिर भी आपने एक तरफ मेंटेन करना पड़ा, इस आंकड़े को जोड़ दो। ऑपरेटिंग कॉस्ट, कि मेरे बैंक में लाइट बिल, फोन बिल, स्टाफ का खर्चा, ऑफिस का भाड़ा एंड सो मेनी थिंग्स, और ये सारी चीज उसके ऊपर मुझे मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न या प्रॉफिट मेरा कितना मुझे मिलना चाहिए। इन सभी आंकड़ों को आप जोड़ के एक एवरेज टाइप का फॉर्मूला निकालोगे, उससे बैंक वाले अपना बेस रेट तय करते थे, और उस बेस रेट लेटर से 10%, तो उस पे स्प्रेड चढ़ा के वो सारे लोन घुमाते थे। ठीक, ये हुआ बेस रेट। दूसरी समस्या यहां पर ये थी कि ये अपडेट कब करेंगे। आरबीआई तो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी दर 2 महीने पे अपडेट करती है, लेकिन यहाँ बैंक अपना बेस रेट कब अपडेट करेगी ऐसा कोई नियम नहीं था। तो अपने डिस्क्रिप्शन पे 4 महीने 6 महीने जब भी। एंड ओवरऑल ये क्या करें, दे आर फोकसिंग ऑन द एवरेज कॉस्ट ऑफ फंडिंग। यहाँ रेपो रेट तो कहीं आपको आंकड़ा दिख भी नहीं रहा है, तो उसके जवाब के रूप में राजन भाई लेके आए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट या एमसीएलआर। क्या अंतर है, बेस रेट हमने समझ लिया, एमसीएलआर पे आते हैं। यहाँ पर कौन कौन से आंकड़े आप जोड़ोगे, सीआरआर यहाँ पर जोड़ते थे, यहाँ पर भी सीआरआर कॉस्ट जोड़ना है। टेक्निकली वो नेगेटिव कैरी कॉस्ट ऑफ द सीआरआर, बस सीआरआर याद रखो, बट बैंक की परीक्षाओं में एमसीक्यू में वो ऐसा कुछ लेके आएंगे, नेगेटिव कैरी कॉस्ट ऑन सीआरआर, तो वो भी ऑप्शन सही रहेगा कि एमसीएलआर के क्या क्या कंपोनेंट है। तो वन इज सीआरआर कॉस्ट, दूसरा ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो तो ये इधर भी था, लाइट बिल, फोन बिल, स्टाफ सैलरी, ऑफिस का भाड़ा। फिर वो लेके आए यहाँ पर एक कंपोनेंट है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड में ये भी कितना पड़ेगा बैंक ने कि रेपो रेट के अनुसंधान में मैं कितना रेपो रेट में उधारी में पैसा लेके, उसके आंकड़े इधर जोड़ो। देन डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑन द न्यू डिपॉजिट्स ऑफर। डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट यहां पर भी है, लेकिन जो नई आप लेटर से कि 2 साल पहले 9% था एफडी, और आज की तारीख में एसबीआई आपको 7% पे वो एफडी दे रहा है, राइट। तो फिर वो लेटेस्ट जो भी रेट है, रेट ऑफर्ड ऑन द न्यू डिपॉजिट, उसको आपने यहाँ पर लेना होगा, ताकि अगर वो कम किया है तो ये भी जवाब आपको कम मिले और एमसीएलआर के हिसाब से सस्ते में लोन देनी पड़े। देन रिटर्न ऑन नेटवर्क, मतलब उसकी इक्विटी शेयर बाजार में क्या चल रहा है, एंड टेनर प्रीमियम ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। खैर ये सारी चीजें अपने लिए उतनी काम की नहीं जितनी कि बैंक के एमसीक्यू में, बट याद क्या रखना है, सीआरआर कॉस्ट है यस, ऑपरेटिंग कॉस्ट है यस, और मार्जिनल कॉस्ट के नाम पे रेपो रेट भी काउंट होता है। ये एक हो गया, बाकी के टेक्निकल आरबीआई की साइड पे मिल जाएंगे, बट अगेन यूपीएससी में इतना काम का नहीं। यूपीएससी में बस याद ये रखो कि एक तरफ था बेस रेट जो कि रेगुलरली अपडेट नहीं करते थे, और एवरेज कॉस्ट ऑफ फंडिंग फॉर्मूला से वो चलते थे। यहां पर क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग फॉर्मूला से वो चल रहा है। और दूसरी बात, हर महीने पर इसको रिव्यू करना पड़ेगा। इसमें आप नए आंकड़े डालो और आपको नया जवाब मिले, उस हिसाब से आपने एमसीएलआर बदलना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है अब बैंकों पे ये फोर्स हो गया कि उन्होंने हर महीने अपना ये अपडेट करना पड़ेगा। अभी के लिए ये बोला है कि 3 साल से ज्यादा की जो फिक्स लोन होगी उस पर ये चीज लागू नहीं होगी, बट अगेन टेक्निकल अपने काम का नहीं। काम की चीजें क्या, एमसीएलआर हर महीने अपडेट होगा, वहां पर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड के स्वरूप में रेपो रेट और दूसरे कंपोनेंट्स काउंट किए जाएंगे। और ये अपेक्षित है क्योंकि ये काउंट करेंगे तो अब बेटर ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हुआ। क्या देखते हैं, एमसीएलआर लागू हुआ है 1 अप्रैल 2016 से, तो उससे पहले क्या चित्र था 2015 के अंदर देखिए। एसबीआई का होम लोन उस वक्त बेस रेट था 9.3%
और स्प्रेड था 0.25%, तो बोलो SBI होम लोन कितने में पड़ेगा? 9.55%, राइट। अब 1 अप्रैल 2016 से ये लेके आए, तो अब बेस रेट सिस्टम नहीं, अब क्या होगा? MCLR, और उसमें वो रेपो रेट और सारे आंकड़े जोड़ के वो टेक्निकल फॉर्मूला से आप जवाब निकालोगे। तो SBI ने बोला कि हमारा MCLR है 9.2%, स्प्रेड हम अभी भी उतना ही रखेंगे 0.25%, तो अब आपको लोन कितने में पड़ेगी? 9.45%। मतलब कि बहुत सारे पैसे बच गए। 10 लाख की लोन थी, उसमें 1000 रुपए बच गए। माल्या भी खुश, हम सब। हाँ, तो फिर सारा पैसा लोन में रिपे कर दो ना। माल्या कहता है हाँ मैं कर दूंगा, प्रोवाइडेड कि आप ऐसा रीट्वीट करो, भारत रत्न फॉर माल्या, क्योंकि हम भी देश के लिए खेलते हैं। MCQ बनाते हैं ये जो अब तक पढ़ा। फुल पास थ्रू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट हैपनिंग, उसके क्या कारण है? कॉम्पिटिशन फ्रॉम स्मॉल सेविंग स्कीम्स वेयर इंटरेस्ट रेट इज हायर एंड नॉट रिवाइज फ्रीक्वेंटली। लघु बचत दरों से जो कंपटीशन आ रहा है उसके चलते मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन नहीं हो पाया। दूसरा, सेविंग डिपॉजिट रेट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिमेन अनचेंज्ड एट 4% डिस्पाइट डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन करने के बाद भी सरकारी बैंक वाले ये अपना सेविंग डिपॉजिट पर केवल 4% दे रहे थे। तीसरा कारण, बेस रेट ऑफ द बैंक्स वाज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कॉस्ट रादर देन मार्जिनल कॉस्ट। अब चॉइस की कौन कौन से वाक्य सही है? इसका जवाब ये होगा कि सभी वाक्य सही है, बिकॉज सर्वे में ये दिया है, पेज 56 में आपको मिल जाएगा। अब समझते हैं। पहला वाक्य तो सही है। देखिए, स्मॉल सेविंग लघु बचत योजना में ज्यादा ब्याज मिल रहा था, इसलिए बैंक वाले डरते थे, कतराते थे अपना लोन का वो रेट कम करने से। इस कारण से मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा था। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सॉरी राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। थर्ड स्टेटमेंट भी राइट है कि बेस रेट के अंदर वो एवरेज कॉस्ट गिनते थे, मार्जिनल कॉस्ट नहीं गिनते थे, तो वो भी एक कारण था कि मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट नहीं हो पा रहा था। सो 1 इज राइट, 3 इज राइट। अब नहीं सुई इस पे अटकती है, दूसरा वाक्य सही है क्या? सर्वे के हिसाब से दूसरा वाक्य भी सही है। वो ऐसे, आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि सरकारी बैंक वाले आपको सेविंग अकाउंट पे केवल 4% दे रहे हैं, उस पे वो अगर उसे ज्यादा भी देना चाहे तो उनको अनुमति थी, बट ऐसा वो नहीं करेंगे। तो आप समझिए क्या हो रहा है कि जनता उधर भी पैसा कम डालेगी और उतना भी वो कहीं कहीं और जा रहा है लघु बचत योजनाओं में। तो उसके चलते बैंक के क्रेडिट ग्रोथ में आपको बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली, और बैंक के डिपॉजिट ग्रोथ में आपको बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी, तो वो अपना लोन के ब्याज दर उतने ज्यादा तोड़ेंगे नहीं, एंड सो ऑन। ओवरऑल लिमिटेशंस, सर्वे के अंदर एक पैराग्राफ में उन्होंने पूरा बात करी है कि स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज आर लीडिंग टू इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज कौन कौन सी है जिसके चलते रेपो रेट में कटौती का रिफ्लेक्शन अपने को लोन रेट में नहीं दिख रहा है? फर्स्ट हमने समझ लिया कि बेस रेट था, जहां पर बैंक अपना एवरेज कॉस्ट गिनती थी रादर देन मार्जिनल कॉस्ट। आरबीआई ने उसकी दवा कर दी, हाँ कर दी, MCLR लेके आए। दूसरे कारण था कि स्मॉल सेविंग स्कीम वाले कंपीट कर रहे थे, तो सरकार ने उसकी दवा कर दी, हाँ धीरे धीरे उसे कम कर रहे हैं। आगे बात कि जनता गोल्ड, रियल एस्टेट, वो सारी चीजों में उन्होंने पैसा डाला था, और महंगाई कम होने के बाद भी वो वहां से पैसा बाहर नहीं निकाल रहे हैं। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के नाम पे एजुकेशन, स्टडी अब्रॉड पैसा बाहर जा रहा है, जिसके चलते बैंकों के डिपॉजिट ग्रोथ में कमी आई है। और उसी कारण से, क्योंकि वो उनका रॉ मटेरियल था, उस कारण से वो लोन में अपना रेट कम नहीं कर रहे थे। एंड कॉर्पोरेट क्रेडिट डिमांड इज ऑल्सो डाउन। वाई? क्योंकि उनका वो NPA का प्रॉब्लम, एक्सपांशन प्लान डिले कर दिए। अब इन सभी के चलते इतना वॉल्यूमेट्रिक डिमांड नहीं है कि बैंक वाले अपना ब्याज दर कम करें। आपकी चाय की किटली में केवल 2 जने आते हैं तो आप 10 रुपए में ही बेचोगे, बट सामने अगर आपको रॉ मटेरियल सस्ते में आ रहा है या फिर ज्यादा जनता आ रही, देन मे बी यू विल कंसिडर कि मैं थोड़ा तोड़ देता हूँ। वो हो नहीं रहा है। तो ये अपना असर्शन रीजनिंग कॉज कॉन्सिक्वेंस में कुछ पूछ सकते हैं, तो ये जवाब हो गए। व्हाट आर द फैक्टर्स लीडिंग टू इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? उससे आगे, मॉनेटरी पॉलिसी अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू फाइट इन्फ्लेशन या डिप्लेशन या लो ग्रोथ और XYZ। मॉनेटरी पॉलिसी उसके अकेले से कुछ काम हो नहीं पाएगा। ऐसा क्यों? एक तो हमने बात समझ ली कि हमेशा उसका ट्रांसमिशन इनकम्प्लीट ही रहेगा। दूसरी बात, अगर मॉनसून कम आ गया, साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट, अगर कांदे का उत्पादन ही नहीं हुआ तो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है, वो सस्ता कैसे मिलेगा? सेम अप्लाइज फॉर क्रूड ऑयल एंड गोल्ड इंपोर्ट्स। अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट है स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियल इंक्लूजन की कमी, ब्लैक मनी, अनरेगुलेटेड इकोनॉमी, फिजल डेफिसिट, सब्सिडी लीकेज के चलते ढेर सारा पैसा कहीं और से जा रहा है, तो राजन भाई उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। देन 7 पे कमीशन, 1 रैंक, 1 पेंशन,
उसके चलते ज्यादा पैसा अगर जनता के हाथ में आ गया तो वो भी एक प्रकार से क्या है, छोटी दीनदयाल सूटकेस ले लो योजना ही है कि अचानक से हाथ में पैसा आ गया। लेकिन सर्वे ये बोलता है कि वो उतना महंगाई पे असर नहीं डालेगा, क्योंकि 6th पे कमीशन का उसने कुछ ऑब्जर्वेशन दिया कि उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था कि ये राजीव गांधी सूटकेस योजना ही थी, बट उतना भी ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ नहीं गया था कि कांदे और प्याज का या कुछ दाम बढ़ जाए। हाँ, हम ऐसा सोच सकते हैं कि घर के जो भाड़े हैं, हाउसिंग रेंट, वहां पर कुछ फर्क आ जाए, बट ओवरऑल वो उतना इन्फ्लेशन फ्रंट पे हमको नुकसान नहीं करेगा। ठीक, हम लोग बात कर रहे थे इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके अलग अलग कारण अब तक हमने चर्चा की। डबल फाइनेंशियल डिप्रेशन था, डिपॉजिट ग्रोथ में कमी, क्रेडिट डिमांड और उसके ग्रोथ में कमी, पोस्ट ऑफिस और लघु बचत योजना से कंपटीशन, और दूसरी तो बैंक वाले खुद से ही बेस रेट है बोल के कम नहीं कर रहे थे, तो उसकी बाई ने दवा कर दी कि अब MCLR है, करो। ठीक, तो अब तक हम जो बात कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी, उसके ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, एक तो प्राइस स्टेबिलिटी और दूसरा ग्रोथ, और लागू करने के लिए 2 टाइप के हथियार, क्वांटिटेटिव टूल्स जहां पर हमने रेट्स की बात कर ली, MSF और मॉनेटरी पॉलिसी रेट, फ्रेमवर्क, रिपो रेट वगैरह, रिजर्व रेशियो, SLR, हाई SLR से क्या तकलीफ वो भी देख लिया। अब आगे क्वांटिटेटिव, सिलेक्टिव या डायरेक्ट, तो वहां ज्यादातर थियरी आप घर पे देख लेना, क्रेडिट रेशनिंग, PSL तरफ आएंगे। मतलब हम लोग अब तक क्या पढ़ रहे थे, बैंकिंग फाइनेंस, उसका बैंकिंग सेक्टर, और वहां पर लास्ट लेक्चर में हमने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बातें खत्म की। अब तक हमने ये इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और उसके रिलेटेड टॉपिक की बात खत्म करी। अब एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद आएंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, उसका नया फ्रेमवर्क, और ये वहां पर सर्टिफिकेट सिस्टम लेके आए वो क्या है।